नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। वैसे तो आप बहुत बार एक विज़िट टूर पे गए होंगे, लेकिन आज मैं ऐसी जगह पे आपको लेकर चलती हूँ, शायद आपने उसके बारे में सुना होगा। तो चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ भारतीय समाज में। भारतीय समाज यानी हमारे समाज में बहू बेटियों का जीना मुश्किल है, उन पर जुल्म की इंतहा होती है। सिर्फ दहेज ही नहीं, घरेलू हिंसा, बलात्कार, गैंग रेप जैसी तमाम बुराइयां हमारे समाज में आज भी हैं। हर मिनट में एक महिला मारपीट का शिकार होती है। देश में हर 16 मिनट में एक महिला बलात्कार का शिकार होती है। हर एक घंटे में एक गैंग रेप होता है। ये तो वो केस हैं जो रिपोर्ट होते हैं। सोचिए कितने केस होंगे जो पता ही नहीं लगते, जिनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती और दबा दिए जाते हैं। तो उस बीच सवाल ये खड़ा होता है कि उन सब का क्या किया जाए। देखा जाए तो इन सब कानूनों का बनना सिर्फ इनफ नहीं है। इसका मतलब ये है कि जितनी भी चीज़ों के बारे में मैंने जिक्र किया, उन सभी के लिए लगभग कड़े कानून बनाए जा चुके हैं। लेकिन क्या उन कानूनों का सिर्फ बनना ही काफ़ी है? जब तक लोगों को इन कानूनों के बारे में सही जानकारी नहीं होगी, तब तक कोई कॉन्फिडेंशियली होकर इन सब जुल्मों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले बहुत कम लोग होंगे, या कोई भी कॉन्फिडेंट होकर इन सब जुल्मों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाएगा। तो आज के इस वीडियो में आपको बताते हैं ऐसे ही एक कानून के बारे में, जिसका नाम है द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, जिसको जानने के बाद शायद भविष्य में आप या आपके कोई रिलेटिव्स दहेज से जुड़ी कोई भी अनसर्टेनिटी से या कोई भी होने वाली घटना से बच सकते हैं। तो इस वीडियो को एकदम ध्यान से सुनिएगा और पूरा कंप्लीट देखिएगा। और अगर आपको इस वीडियो में बताए जा रहे कानून के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं दहेज के लिए यानी डॉरी के लिए बने इस एक्ट के बारे में। दहेज के लिए बने इस कानून का नाम है दहेज निषेध अधिनियम 1961, द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। सबसे पहले हम बात करते हैं दहेज के बारे में कि आखिर दहेज होता क्या है। विवाह के समय, उससे पूर्व और उसके पश्चात किसी भी समय दूल्हे को दुल्हन द्वारा या दुल्हन को दूल्हे द्वारा अथवा दुल्हन या दूल्हे के माता पिता द्वारा अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी गई या दिए जाने पर सहमति प्राप्त कोई संपत्ति या बहुमूल्य सुरक्षा ही दहेज कहलाता है। या साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि अननेसेसरी डिमांड्स। अब ये डिमांड्स दूल्हे की तरफ से भी हो सकती हैं और दूल्हे के घर वालों की तरफ से भी हो सकती हैं, और सेम लड़की वालों के घर और लड़की वाले की तरफ से भी हो सकती हैं। उसके लिए जो कानून बनाया गया है, वो कानून आखिर क्या कहता है? उस अधिनियम के अनुसार दहेज लेना, देना, मांगना या यहाँ तक कि विज्ञापित करना भी एक बहुत बड़ा अपराध है। इनमें से किसी भी उल्लंघन के लिए 6 माह से 5 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने के दंड का प्रावधान है। बहुत सी महिलाओं के साथ दहेज को लेकर या अन्यथा उनके पतियों और पति के सगे संबंधियों द्वारा निर्दयतापूर्ण व्यवहार किया जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के अनुसार ऐसे मामलों में 3 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने के दंड का प्रावधान है। अब ये धारा 498 आखिर क्या कहता है, चलिए आपको ये बताते हैं। आईपीसी भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के अनुसार जो कोई किसी स्त्री या पति नातेदार होते हुए ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जा सकेगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। उसके अलावा जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे स्त्री को आत्महत्या करने के लिए या उसके जीवन, अंग या स्वास्थ्य, जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक, के प्रति गंभीर क्षति या खतरा कारित करने के लिए उसे प्रेरित करने की संभावना है। दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसी कोई भी घटना या ऐसा कोई भी कार्य जिससे मेंटल हैरेसमेंट हो, उसे सज़ा ज़रूर मिलती है। हमारे देश में 80 के दशक में महिलाओं के खिलाफ हिंसा बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था।
ऐसा पाया गया कि परिवार नाम के दायरे के अंदर महिलाओं के खिलाफ हिंसा की प्रमुख वजहों में से एक दहेज भी है। इसी वक्त मुल्क में दहेज हत्याओं के खिलाफ भी जबरदस्त आवाज़ उठाई गई थी और उसी वक्त यह आईपीसी की धारा 498 वजूद में आया। इस धारा के अनुसार यानी धारा 498A किसी महिला पर शौहर या शौहर के रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता करने की हालत में बचाने वाला कानून है। ये कानून क्रूरता की परिभाषा को बताता है। इसके मुताबिक क्रूरता का मतलब क्या होता है, चलिए हम आपको वो बताते हैं। इसके मुताबिक क्रूरता का मतलब ये होगा, नंबर 1, जानबूझकर की गई ऐसी हरकत जिसकी वजह से कोई महिला खुदकुशी करने की हालत तक पहुंच जाए या उसे गंभीर चोट पहुंचने की आशंका हो या उसे जान का खतरा हो, या ये भी कहा जा सकता है कि उसके किसी अंग पर खतरा हो या उसके शारीरिक या मानसिक सेहत पर कोई खतरा हो। फिर उसके बाद आता है दूसरा, किसी महिला को प्रताड़ित करना। ऐसी प्रताड़ना जिसका मकसद महिला या उससे जुड़े किसी शख्स को किसी जायदाद या कीमती चीज़ की गैर कानूनी मांग को पूरा करने के लिए मजबूर करना हो। ऐसी किसी मांग को पूरा न कर पाने की हालत में महिला या उससे जुड़े किसी शख्स को प्रताड़ित करना। तो ये सब प्रावधान हैं इस धारा के अंतर्गत। फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी क्या ज़रूरत आ गई कि दहेज कानून को बनाने की ज़रूरत आ गई। इस कानून को बनाने की ज़रूरत से आप सभी लोग वाकिफ़ हैं। पहले हुआ क्या कि लोगों की शादी करवा दी जाती थी और अगर वो लड़की दहेज की जो डिमांड्स थी उसको फुलफ़िल नहीं कर पाती थी तो शादी के बाद लड़कियों को काफ़ी मारा जाता था। उन्हें घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता था और ऐसे कई सारे केसेस हैं जो पब्लिक में रिपोर्ट हुए, पब्लिक में आए और कुछ लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की भी काफ़ी कोशिश की। लड़कियों का मेंटल हैरेसमेंट किया जाता था और लड़कियां खुदकुशी कर लेती थी या भाग जाती थी। काफ़ी दिनों तक उन्हें खाना नहीं दिया जाता था, मारा जाता था, पीटा जाता था और उन्हें ज़िंदा मरने की हालत में छोड़ दिया जाता था। और इसी सोशल ईवल को जलाने के लिए, इट मीन्स इस सोशल चीज़ को हराने के लिए, इन सब से महिलाओं को बचाने के लिए 1961 में पार्लियामेंट में डॉरी के खिलाफ यानी दहेज के खिलाफ एक एक्ट पारित किया गया था जिसका नाम था डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, जो कि ना कि सिर्फ हिंदुओं पर एप्लीकेबल होता है, ये मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, पारसीज एंड सब पर लागू होता है। अब ये कानून महिलाओं के लिए बना है तो ऐसी बात नहीं है कि महिलाएं हर वक्त सही हों और सच्चाई से काम लें। ये जो कानून बनाया गया था, इस कानून की काफ़ी धज्जियाँ भी उड़ी और काफ़ी दुरुपयोग भी हुआ और इससे बचाने के लिए भी सरकार ने काफ़ी कदम उठाए। तो चलिए अब आपको बताते हैं इसके बारे में कि इस कानून का दुरुपयोग कैसे हुआ। भारतीय दंड संहिता की धारा यानी आईपीसी की धारा 498A दहेज के मामलों पर लागू होती है, जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। शुरू में इस धारा से जुड़े प्रावधान बहुत ही ज़्यादा सख्त और कठोर थे। दहेज की शिकायत होते ही तुरंत गिरफ्तारी हो जाती थी, अरेस्ट कर लिया जाता था और इसमें ज़मानत का कोई प्रावधान नहीं होता था। 1980 के दशक तक इतनी बड़ी संख्या में दहेज से जुड़े झूठे और गलत केस कोर्ट्स के सामने आए। इस कानून को वापस लेने के लिए कोर्ट में कई याचिकाएं भी दायर हुई। इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने माना कि इस कानून का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है, लेकिन कोर्ट ने इस कानून को वापस लेने से बिल्कुल मना कर दिया। हालांकि उससे जुड़े प्रावधानों में अब थोड़ी ढील ज़रूर दी गई है, अमेंडमेंट्स किए गए हैं, जैसे कि तत्काल गिरफ्तारी और गैर जमानती अपराध जैसे नियम वापस ले लिए गए हैं। न्यायालय ने माना कि हर कानून के साथ ये होता है कि उसका कुछ दुरुपयोग भी हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो कानून गैर ज़रूरी है। यह कानून दहेज की प्रताड़ना झेल रही हमारे देश की हज़ारों स्त्रियों के लिए न्याय का दरवाज़ा है। हम इस दरवाजे को बंद नहीं कर सकते हैं और ये सही भी है, क्योंकि कुछ महिलाएं इसका दुरुपयोग तो करती हैं, लेकिन इसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो उन महिलाओं को झेलना पड़ता है जो सच्चाई के खिलाफ आवाज़ उठाती हैं।
ये एक बेसिक जानकारी है जो सभी को होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बाकी इस कानून की सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक्स के थ्रू शेयर कर दी है, आप उन लिंक्स को देख सकते हैं, वो रेफरेंस लिंक्स हैं। ओके। वैसे ये देश बहुत बड़ा है, ये देश मतलब 12 देश। हमने देखा सब कुछ होने के बावजूद भी बहू बेटियों पर बहुत ज़्यादा अन्याय होता है, अन्याय कम नहीं हुआ है। दहेज का जो दानव है, जो राक्षस है, आज भी आग उगलता ही रहता है। और देखा जाए तो बात सिर्फ दहेज की नहीं है, कितने मर्द अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए बीवियों से मारपीट करते हैं और उन्हें बिल्कुल घर से निकाल देते हैं। क्या ये सही है? बलात्कार जैसी घटनाएं भी सामने आती हैं। इसलिए मुझे लगता है कि कानून से भी ज़्यादा लोगों की आत्मा को जगाने की ज़रूरत है। कानून तो है, लेकिन लोग हैं वो जो सो रहे हैं, उनकी आत्माओं को जगाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोगों को कानून के बारे में बता भी देंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब तक वो डिटरमाइंड नहीं होंगे कि हाँ हमें लड़ना है, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए लोगों की आत्माओं को जगाना, उन्हें अवेयर करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। लेकिन ये जो काम है लोगों को अवेयर करने का, ये कोई एक दिन में नहीं होगा। ये नासूर है जो समाज को खा रहा है, समाज को एकदम खोखला कर रहा है। किसी भी समाज को जगाने में, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने और लोगों को लड़ने के लिए तैयार करने में एक्चुअली काफ़ी वक्त लगता है। मैंने कहा जागरूक करना है। जागरूक करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि हम आंदोलन करें और हम सबका ग्रुप बनाएं, यूनियन बनाएं, बिल्कुल भी नहीं। आंदोलन करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि एक ग्रुप बनाएं, यूनियन बनाएं और विरोध करें, बिल्कुल भी नहीं। जागरूक होने का मतलब है कि हाँ, हमें इन सब की नॉलेज होनी चाहिए, और अगर नॉलेज नहीं है तो हमें, अगर नॉलेज है तो हम किसी और को तो एटलीस्ट दे ही सकते हैं। क्योंकि ये एक ऐसी संपत्ति है, ये कानूनों की जानकारी होना एक ऐसी संपत्ति है जो जीवन में कभी भी हमारे साथ रहती है और कभी भी हमें काम आ सकती है। और ये संपत्ति तो ऐसी एक ज्ञान की संपत्ति जो कभी ख़त्म भी नहीं होती है और ये हमेशा काम में आती है। आज कई सारी गर्ल्स हैं जो इस चीज़ का विक्टिम होती हैं और वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उनके जो मम्मी पापा हैं वो उनका साथ देने से बिल्कुल मना कर देते हैं। क्योंकि मम्मी पापा को ये लगता है कि हमारा जो स्टेटस सिंबल है वो कम हो जाएगा और हमें कैसे भी करके देना ही है। और अब आप बताइए, एक आज्ञाकारी बेटी होगी, उससे अपने पेरेंट्स के सामने झुकना ही पड़ता है। तो अगर आप इस वीडियो को एकदम लास्ट तक सुन रहे हो और अब तक आप मुझे सुन रहे हैं, तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील है, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि बेटियों को जुल्म और जालिमों से बचाने के लिए अवेयर करें, और अगर कोई अवेयर नहीं है तो उससे अवेयर करने की कोशिश करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे समाज में इस तरह के जालिमों के लिए कोई जगह होनी ही नहीं चाहिए। जब हमारा समाज इस तरीके के दानवों का बायकॉट करेगा, बहिष्कार करेगा, उनकी पहचान करेगा और अपने से दूर रखेगा, तब शायद ऐसे लोगों को अक्ल आएगी। और ये कहा जाता है कि दीप से दीप जले। हम कोई यूनियन नहीं बना रहे, हम कोई आंदोलन नहीं कर रहे। अगर हम ये ठान लें कि अपने लेवल पर हम दहेज को रोकेंगे, तो शायद आगे आने वाली गर्ल्स को दहेज का शिकार नहीं होना पड़ेगा। और हो सकता है एक ऐसा दिन आ जाए कि दहेज नाम की जो चीज़ है वो बिल्कुल हमारे समाज से एलिमिनेट हो जाए। और जो खर्चा हम दहेज पर करते हैं, स्टेटस सिंबल को बढ़ाने में करते हैं, उससे हम अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो है जो वो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो बुरा लगता है, इसमें मुझसे कोई गलती हो गई हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप करेक्शन भी दे सकते हैं। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक करें चाहे ना करें, लेकिन प्लीज़ आप इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंचना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।